बागपत ट्रिपल मर्डर केस, एक ऐसी वारदात जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक मौलाना जो लोगों को नेक राह दिखाने वाला था, वही निकला अपने ही परिवार का कातिल। क्या थी वह वजह जिसने उसे इतना निर्दयी बना दिया? आखिर कैसे उसने अपने खून के रिश्तों को मौत के घाट उतार दिया? इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा सच, वो चौंकाने वाले खुलासे और जांच में सामने आए हैरान कर देने वाले सबूत जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में वो खुलासा होगा जो पूरे केस की सच्चाई बदल देगा। कमेंट में लिखें, ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए। गांव गांगनौली में उस दिन हर अखबार और चैनल की सुर्खियां बन गईं जब मशहूर इमाम मौलाना इब्राहिम के घर से उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 निहत्थी बेटियों की लाशें बरामद हुईं, जो देखे दहशत में आ गया। सरल जीवन जीने वाले और बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मशहूर हाफिज साहब कहलाने वाले मौलाना इब्राहिम की छवि पूरे गांव में सम्मान की थी। फिर भी एक सुबह उठी चीख ने सब कुछ बदल दिया। घर का माहौल तबाह था। चारपाई पर इसराना का शव पड़ा और पास ही उनकी 8 तथा 10 साल की बेटियां खून से सनी थीं। बुजुर्ग कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। शुरुआती छानबीन में पुलिस ने क्षेत्र आबाद कर दिया और हर तरफ घबराहट व गुस्सा फैला रहा, खासकर जब पता चला कि वारदात के समय मौलाना इब्राहिम घर पर नहीं थे और उनका बताना था कि वे देवबंद के एक धार्मिक कार्यक्रम में गए हुए थे। और भी सवाल खड़े हुए। घर में लगे 3 सीसीटीवी में से वारदात वाले कमरे का कैमरा उसी रात बंद क्यों था? क्या किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया था या ये किसी साजिश का हिस्सा था? अफवाहों ने आग पकड़ ली। कोई बाहरी हाथ की बात कर रहा था तो कोई परिवार के किसी करीबी को शक के घेरे में ला रहा था। जब पुलिस ने पास के बच्चों से पूछताछ शुरू की, वे ही बच्चे जो मौलाना इब्राहिम से पढ़ते थे, तो एक 16 साल के लड़के के कपड़ों पर खून के दाग मिले। दबाव में वह टूट गया और स्वीकार कर लिया कि उसने और उसके एक साथी ने यह घिनौना कृत्य किया। उसकी वजह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उसने कहा कि मौलाना हमें डांटते थे, वे सख्त रहते थे, हमें बुरा लगा और हमने बदला लेने की ठानी। हमारा इरादा था दर्द पहुंचाना, तो उनके परिवार को निशाना बनाया। सोचिए, एक पल की आग, एक ठोस अहम और एक तगदी फटकार ने 3 मासूमों की जिंदगियां छीन ली। जब पुलिस ने पूछा कि उन लड़कियों ने किस गुनाह का अंजाम दिया था, तो आरोपी लड़के ने बताया कि एक लट डचकी जाग गई थी और चिल्लाने लगी थी, इसलिए उसे भी शांत कर देना पड़ा। सुनते ही थानाध्यक्ष भी कांप उठे। गांव में मातम पसरा रहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मौलाना इब्राहिम के ही शिष्य उनके परिवार के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं। शाम तक हालात बिगड़ते गए। भीड़ उग्र हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, कई अफसर घायल हुए और कई सरकारी वाहन तोड़े गए। लोग बार बार बोल रहे थे, मौलाना इब्राहिम को छोड़ दो, पर जांच पटरी पर टिक गई नहीं। पुलिस ने पाया कि वारदात वाले सीसीटीवी को एडमिन पैनल से बंद किया गया था। तो क्या यह नाबालिगों का काम हो सकता है या किसी और ने जानबूझकर कैमरा बंद कराया था, उन्हें मोहरा बनाकर? तकनीकी टीम की पड़ताल में पता चला कि कैमरा मैन्युअली ऑन ऑफ किया गया था, यानी किसी ने सिस्टम की सेटिंग्स को अच्छी तरह समझकर ऐसा किया। पुलिस ने 3 स्थानीय नौजवानों से भी पूछताछ की। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्यार्थी, एक कंप्यूटर रिपेयर जानने वाला और एक मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करने वाला। पर शुरुआत में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया। फिर भी संदेह गहरा गया कि सीसीटीवी जानबूझकर बंद किया गया था। दूसरी तरफ इसराना के भाई ने मीडिया में ऐलान कर दिया, ये 2 बच्चे अकेले इतनी बड़ी साजिश नहीं रचा सकते, किसी ने उन्हें भटका दिया है। इस बयान ने जांच में नया मोड़ डाल दिया और गांव में सुलगती फुसफुसाहट और तेज हो गई। कहीं यह किसी बाहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं? फिर एक सूचना आई कि उस रात एक काली गाड़ी मौलाना इब्राहिम के घर के पास खड़ी देखी गई थी, जिसमें 4 लोग थे और एक का चेहरा ढका हुआ था, यानी एक चौथा शख्स था जो घटनास्थल के बाद अचानक गायब हो गया। पुलिस ने आसपास के टोल प्लाजा व रास्तों की फुटेज खंगाली और वहां आंशिक रूप से धुंधली नंबर प्लेट वाली एक काली एसयूवी मिली। शुरुआती अक्षर UP7 दिखे, जिससे जांच 2 धाराओं पर चल पड़ी। एक, बच्चों की कबूलियत, दूसरी, रहस्यमयी एसयूवी और संभव बाहरी हस्तक्षेप। मामला अब साधारण हत्या नहीं रहा। सवाल गहरे थे, क्या सच में सिर्फ 2 नाबालिगों ने यह सब अंजाम दिया या कोई बड़ा दिमाग उनके पीछे था? तब मौलाना इब्राहिम से पूछताछ की गई। वे शांत बैठे रहे, पर चेहरे पर गहरा शोक था। उन्होंने बताया, मैं उसी रात देवबंद की धार्मिक सभा में था। मेरे पास इस बात के सबूत हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी का
जीपीएस रिकॉर्ड और फोन कॉल लॉग दिखाए, जिनकी सत्यता जांच में सही पाई गई। और फिर पुलिस की नजर एक अहम सवाल पर अटक गई। जब मौलाना इब्राहिम देवबंद की बैठक के लिए गए थे, तब उनके घर के सभी कैमरे चालू थे, तो फिर रात में अचानक बंद कैसे हो गए? इसी बीच जांच टीम को तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें साफ लिखा था कि कैमरा उसी रात एडमिन कोड से बंद किया गया था, यानी किसी ऐसे व्यक्ति ने जो सिस्टम की पूरी समझ रखता था। यह नाबालिग बच्चों का काम नहीं हो सकता था। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की जिसे कैमरों की एक्सेस थी। जांच में पता चला कि मौलाना इब्राहिम के अलावा एक और शख्स था जो मस्जिद और घर के तकनीकी सिस्टम का देखभाल करता था। पुलिस ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह अज्ञात स्थान पर गायब था। अब संदेह उसी पर केंद्रित हो गया। क्या वह तीसरा शख्स था जो उस रहस्यमयी काली एसयूवी में था? क्या उसी ने कैमरा बंद किया और बच्चों को उकसाया? इस बीच गांव का तनाव बढ़ता गया। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस केवल बच्चों को फंसा रही है, जबकि कुछ मौलाना की भूमिका पर सवाल उठाने लगे थे। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि जब पुलिस दोबारा जांच के लिए गई तो रास्ता रोक दिया गया। पथराव हुआ और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था का मसला बन गया। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और पहली बार मौलाना इब्राहिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच अधिकारी ने सीधे सवाल किए, आपके परिवार की हत्या हुई और आप शांत कैसे हैं? क्या आपको पहले से किसी खतरे की जानकारी थी? मौलाना इब्राहिम ने नजरें झुका लीं और कहा, मैं टूट चुका हूं, सबूत कैमरों में हैं, बस उन्हें देख लें। पुलिस ने फिर से फुटेज की बारीकी से जांच की। इस बार गली के कैमरे की रिकॉर्डिंग फ्रेम दर फ्रेम देखी गई। उसमें दो परछाइयां दिखाई दीं, एक बड़ी उम्र की और एक छोटी। शुरू में लगा कि यह वही नाबालिग लड़के हैं, लेकिन जब फ्रेम को झूम किया गया तो बड़ी परछाई का चेहरा स्पष्ट नहीं था। अब शक और गहरा गया कि संभवतः वारदात में 3 लोग शामिल थे। जांच अधिकारी ने कहा, यह मामला अब बच्चों का खेल नहीं लगता, इसमें किसी अनुभवी दिमाग की भूमिका है। गांव में अफवाहों का तूफान फिर उठ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि यह पुराने झगड़े का बदला है, कोई इसे धार्मिक मतभेदों से जोड़ रहा था, और कुछ का कहना था कि मौलाना इब्राहिम जानते हैं असली अपराधी कौन है, लेकिन डर के कारण चुप हैं। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम ने डीवीआर का डाटा रिकवर किया। रिपोर्ट में लिखा था कि सिस्टम में एडमिन कोड उसी रात इस्तेमाल किया गया था। ये कोड केवल 2 लोगों को पता था, मौलाना इब्राहिम और मस्जिद का वही केयरटेकर जो अब गायब था। पुलिस दोनों पर बराबर नजर रख रही थी। जांच टीम केयरटेकर की तलाश में उसके घर गई तो वह खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में भाग गया हो। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फिर खंगाले। एक फुटेज में रात लगभग 9:30 बजे एक सफेद स्कूटी दिखाई दी, जिस पर 3 लोग सवार थे, एक बड़ा आदमी, एक लड़का और बीच में एक लड़की। लड़की की शक्ल उस लापता छात्रा जैसी लग रही थी जो मौलाना इब्राहिम के यहाँ पढ़ाई करती थी। चेहरों पर अंधेरा था, लेकिन स्कूटी चलाने वाला शख्स वयस्क दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि 2 नाबालिगों की कहानी अब संदिग्ध लगने लगी, क्योंकि वे उम्र में इतने बड़े नहीं थे कि स्कूटी चला सकें। यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। क्या वही तीसरा व्यक्ति इस पूरे कांड का असली मास्टरमाइंड था? जब यह बात गांगनोली में फैली कि सीसीटीवी में एक तीसरा आदमी भी दिखाई दिया, तो लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि लड़की को किसी ने बहकाया, तो कोई बोल रहा था कि उसे किसी भाई साहब ने बुलाया था। पुलिस ने इस दिशा में भी अपनी जांच तेज कर दी। लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गईं, जिसमें बार बार एक अज्ञात नंबर सामने आया। वही नंबर आखिरी कॉल के लिए इस्तेमाल हुआ था, और टावर लोकेशन से पता चला कि कॉल उसी इलाके से की गई थी जहां स्कूटी दिखाई दी थी। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। नंबर मुजमिल नामक व्यक्ति के नाम पर था, जो मौलाना इब्राहिम के साथ मस्जिद में काम करता था। लेकिन मुजमिल पिछले 3 दिन से अज्ञात स्थान पर गायब था। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। सीसीटीवी फुटेज, गायब टेक्निकल केयरटेकर और वही मुजमिल। क्या यही इस वारदात के पीछे का असली नेटवर्क था? इसी दौरान मृतक लड़की की एक सहेली ने पुलिस को अहम जानकारी दी। दीदी कुछ हफ्तों से परेशान रहती थीं। कहती थीं कि कोई भाई साहब उन्हें बार बार मिलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर वह मना करती तो धमकी दी जाती कि पढ़ाई छोड़वा देंगे। यह बयान सुनकर पुलिस ने दिशा बदल दी। अनुमान लगाया गया कि लड़की को बहकाकर बुलाया गया और उसी रात पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।
लेकिन यह भाई साहब कौन थे? क्या वह मौलाना इब्राहिम थे? जब पुलिस ने मौलाना इब्राहिम से दोबारा पूछताछ की तो इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उनसे पूछा गया, मुजमिल कहाँ है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, वह नमाज के बाद गया था, फिर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब पुलिस टीम मौलाना इब्राहिम और मुजमिल की तलाश में निकली तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मौलाना इब्राहिम रातों रात गांव छोड़कर फरार हो गए थे। उनका कमरा खाली मिला, बिस्तर उल्टे पड़े थे और धार्मिक किताबें जमीन पर बिखरी हुई थीं। लेकिन वहां एक चीज बची थी, एक पुराना मोबाइल फोन। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि मौलाना इब्राहिम सिर्फ धार्मिक शिक्षक नहीं बल्कि शायद इस वारदात का मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने बच्चों को बहकाया और खुद पर्दे के पीछे से खेल खेला। उनके भागने के बाद पूरे गांगनोली में हड़कंप मच गया। अब किसी को शक नहीं था कि वही इस वारदात का मुख्य किरदार है। सवाल बस यह बचा था, वह कहाँ गया? उसके पास न पैसे थे, न गाड़ी, न कोई ठिकाना। फिर वह कैसे फरार हो गया? कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उसे आखिरी बार बस अड्डे के पास देखा गया था, जहां वह एक बस में बैठा था जो पास के कस्बे की ओर जा रही थी। लेकिन बस में बैठने के कुछ ही समय बाद वह जैसे हवा में गायब हो गया। जैसे जैसे यह खबर मीडिया तक पहुंची, मामला और गर्मा गया। मामला अब राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। मौलाना इब्राहिम पर रेप और हत्या का शक। देश भर में चर्चाओं का तूफान उठ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वहीं कईयों का कहना था कि अगर वह निर्दोष होते तो भागकर क्यों नहीं जाते। गांगनोली का गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ लोग मौलाना इब्राहिम को निर्दोष और नेक दिल मान रहे थे, तो दूसरी तरफ उसे दरिंदे की संज्ञा दे रहे थे। पुलिस पर भी आरोप लगने लगे कि उन्होंने शुरुआत में मौलाना इब्राहिम को बचाने की कोशिश की थी। स्थिति बिगड़ते देख जिले के एएसपी ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया। टीम को आदेश मिला कि किसी भी कीमत पर मौलाना इब्राहिम और उसके सहयोगी मुजमिल को पकड़ो। मौलाना द्वारा छोड़े गए मोबाइल फोन की जांच में कुछ डिलीट किए गए वॉइस मैसेज रिकवर किए गए। उनमें एक आवाज थी, भाई काम हो गया है, अब जल्दी निकल जाओ। यह आवाज मुजमिल की निकली और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऑडियो फाइल्स की लोकेशन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र से मिली। तुरंत हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को अलर्ट किया गया। मामला अब अंतर्राज्यीय हो गया। राज्य सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई के आने के साथ ही जांच में नया मोड़ आया। टीम ने पुराने सबूतों और फुटेज को एडवांस सॉफ्टवेयर से एनहांस किया। परिणाम चौंकाने वाला था। फुटेज में साफ देखा गया कि स्कूटी चलाने वाला वही मौलाना इब्राहिम था। अब यह तय हो गया कि मौलाना सिर्फ गवाह नहीं बल्कि पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। सीबीआई ने इस अभियान का नाम रखा शैडो हंट और देश भर के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और धार्मिक संस्थानों में उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल के एक छोटे कस्बे से सूचना मिली कि एक फैजान नाम का व्यक्ति मदरसे में अध्यापक के रूप में रह रहा है। टीम तुरंत वहां पहुंची। जब अधिकारी मदरसे में दाखिल हुए तो देखा कि मौलाना इब्राहिम बच्चों को पढ़ा रहा था। चेहरा पहचानते ही सबको यकीन हो गया, वही महीनों से फरार था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी पहचान की जांच हुई। सीबीआई रिकॉर्ड्स के अनुसार मौलाना इब्राहिम का असली नाम साबिर हुसैन था। वह पिछले 2 सालों से नकली नाम फैजान अली से रह रहा था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला था। पहले से 2 केस दर्ज थे, एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दूसरा धोखाधड़ी। हर बार उसने नाम और शहर बदलकर खुद को बचाया। गांव के लोग जो उसे धार्मिक और नेक मानते थे, गांव वाले अब उसी को अलग नजरों से देखने लगे थे। जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना इब्राहिम और मुजमिल ने मिलकर कुछ नाबालिग बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित किया। उन्हें कुछ झूठे और भ्रमित करने वाले तर्क देकर यह विश्वास दिलाया कि वे किसी विशेष सजा देने या सहायता के काम में मदद कर रहे हैं। असल में मौलाना इब्राहिम अपने निजी अहंकार, गलतफहमियों और भ्रम में उलझ चुके थे। सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसी रात मौलाना इब्राहिम ने मुजमिल और दोनों नाबालिगों को अपने घर भेजा था। उन्होंने पहले से ही सीसीटीवी कैमरा बंद करवा लिया और फिर खुद स्कूटी पर वहां पहुंचे। जब लड़की ने विरोध किया तो उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की और उसी प्रयास के दौरान कुछ अप्रत्याशित और गंभीर घटनाएं हुई। इसके बाद मौलाना इब्राहिम गांव लौटे ही नहीं। उन्होंने अपने कपड़े और फोन बदल दिए और मुजमिल के साथ फरार हो गए। सीबीआई ने मौलाना इब्राहिम से पूछताछ की तो वह शुरुआत में चुप रहे,
लेकिन जब उनके सामने सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग रखी गई तो उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने अंततः स्वीकार किया, मुझसे गलती हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया। उनके इस बयान ने पूरे मामले की दिशा और घटनाओं की तस्वीर स्पष्ट कर दी। कुछ ही दिनों बाद मुज़मिल को बिहार के भागलपुर से पकड़ लिया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी सबूतों की पुष्टि की। लड़की के कपड़ों पर पाए गए 3 अलग-अलग डीएनए नमूनों में से 2 पुरुषों के थे, एक मौलाना इब्राहिम का और दूसरा मुज़मिल का, जबकि तीसरा लड़की का स्वयं का था। अब यह केस तकनीकी और जांच की दृष्टि से पूरी तरह सुलझ चुका था, लेकिन गांगनोली में उस दिन के जख्म शायद कभी नहीं भर पाएंगे। गांव की गलियों में आज भी लोग उस भयावह और चौंकाने वाले दिन को याद करके सिहर उठते हैं। वह दिन जब गांव का सम्मानित इमाम मौलाना इब्राहिम एक अलग और गंभीर छवि में सामने आया। इस कहानी में जो कई बातें सोशल मीडिया और अफवाहों के तौर पर फैल रही हैं, उन पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स और स्थानीय रिपोर्ट्स जिन्हें नकली या एडिटेड बताया जा रहा है, उनकी सत्यता को लेकर जांच जारी है। इसलिए इन दावों को सीधे सच मानने से पहले संबंधित जांच एजेंसी की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सच्चाई सामने आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप भी इस केस की पूरी कहानी और अपडेट्स से जुड़े रहेंगे और न्याय की आवाज को फैलाने में मदद करेंगे।